ठीक है ले लीजिए, आज बात ले जाएगा, ले लिया दे दीजिए आप वही लोग के लिए तो एडवांस में रखिए। आज चूंकि इस पार्टी के जो हमारे जाबाज उम्मीदवार हैं मुनव्वर भाई, उनको हम कैसे चुनाव जिताएं, इस मुद्दे को लेकर के आज यहाँ बैठक बुलाई गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जन अधिकार पार्टी और बैरिस्टर साहब रामकरण कश्यप जी, कमलेश चौहान जी, पृथ्वीराज जी, ये सब मिला के एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हम लोगों का बना हुआ है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये बात हुई कि हम अगर कहीं अच्छे उम्मीदवार हमको मिलते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये था कि वहाँ हम किस पार्टी को सपोर्ट करें, किस पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारें। MIM के जिला अध्यक्ष चूँकि आसिफ भाई नहीं आए, तो बार बार हमारी फोन से तो बात होती है, लेकिन लगता है कि आज भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनेश जी आप जो है सदन में अपना प्रत्याशी मत उतारिएगा। हमारी राय है कि हम लोग मुनव्वर भाई को सपोर्ट करेंगे। मैंने भी अपने कार्यालय पर बात किया तो ये हुआ कि नहीं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो MIM के लोग सब लोग राजी है तो हम लोग। तो मेरा मुख्य रूप से यही कहना है कि हम लोग यहाँ पर मुनव्वर भाई को जन अधिकार पार्टी सपोर्ट कर रही है और करेगी। बाकी मधुबन में, घोसी में और मोहम्मदाबाद में जन अधिकार पार्टी लड़ रही है। रही बात, चूंकि बहुत सारे दल हैं और पर्चा दाखिला के बाद अगर इनका चुनाव चिन्ह मिल जाता है तो जितने संगठन के लोग हैं, अगर सभी संगठन के कार्यकर्ता लग जाएंगे तो गांव-गांव और बूथ-बूथ तक इनका सिंबल और इनकी बात पहुंच सकती है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरा जहाँ तक मानना है और हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व का है, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं भी समाज के अंदर जाके हमें जाति और धर्म पर किसी तरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हक और हिस्सेदारी की है। अभी मीडिया वाले आए थे, इनसे पूछ रहे थे, मैं जवाब देना चाहा लेकिन वो रुक गए। ये कहा जाता है बैरिस्टर साहब को कि वो बीजेपी की बी टीम है, यही कहा जाता है। लेकिन सोचिए यह बात कौन फैलाता है? यह बात सपा और भाजपा के लोग फैलाते हैं। मैं तो कहता हूं कि 2019 में सपा और बसपा का बहुत बड़ा गठबंधन हुआ था, लेकिन MIM यहाँ नहीं लड़ी थी, तो कैसे बीजेपी जीत गई? 2017 में भी बैरिस्टर साहब की पार्टी नहीं लड़ी थी, तो कैसे बीजेपी जीत गई? तो ऐसे लोगों का यह जवाब देना जरूरी है कि जब हम नहीं भी लड़ते हैं तब भी बीजेपी कैसे जीत जाती है ना? ये सोचने वाली बात कि भाई हम लड़ रहे हैं, आज बी टीम है, हम बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो जब हम नहीं लड़े तब भी कैसे बीजेपी जीती? तो एक चीज दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए कि सपा और भाजपा आज के डेट में दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, और बसपा का मतलब ही बी का मतलब बीजेपी। बसपा तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही अपने प्रत्याशी भी बदल रही है, उतार रही है और सारा काम कर रही है। और बान जी का तो बयान भी आया था कि हमको जरूरत पड़ी तो सपा को हराने के लिए हम भाजपा को सपोर्ट कर देंगे। लेकिन अब मसला ये बनता है कि हम लोग जितने लोग हैं, हमारा संविधान समानता का हमें अधिकार देता है। हमारी जन अधिकार पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि हमारा घोषणा पत्र संविधान ही है। और ये सोचने की जरूरत है कि तमाम लोग कहते हैं, मैं तो माइनॉरिटी में जाता हूं तो मैं एक सवाल कर देता हूं कि देश जब आजाद नहीं हुआ था, आजादी के पहले माइनॉरिटी की जो सरकारी महकमे में जनसंख्या की जो भागीदारी थी वो 33% की थी, और देश आजाद होने के बाद आप 1% पर आ गए। कभी आप कांग्रेस के वोटर रहे और इसके बाद आप समाजवादी के वोटर हो गए। तो आप सोचिए, सोचना आपको है और आपको अपने लोगों को बताना है कि जिन लोगों को हम लोगों ने वोट दिया, चाहे मंदिर के नाम पर, चाहे मस्जिद के नाम पर, चाहे हिंदू से डरवा के या मुसलमान, जो भी चीजें हैं, वो हमारे और हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए क्या किया। एक पार्टी आती है हिंदुओं को मुसलमानों से डरवा के वोट लेती है, और एक दूसरी पार्टी आती है वो मुसलमान भाइयों को हिंदुओं से डरवा के वोट लेती है। यही चल रहा है। अगर 2017 में समाजवादी पार्टी खराब थी, वो हारी,
तो जब वो हारी तो फिर उसको जिताने का मतलब है क्या है फिर दोबारा? जब अगर वो अच्छी नहीं होती तो हारती ही नहीं। तो हम लोगों को शांतिपूर्वक अपनी बातों को कहीं ना कहीं बताना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चूंकि माननीय कांशीराम के साथ वो राजनीति शुरू किया और 27 साल उन्होंने बसपा में दिया। और यूं कहा जाए तो आज के डेट में अगर संगठन की बात किया जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा से बड़ा कोई संगठन का मास्टरमाइंड नहीं है। इसीलिए हम लोग ये भी कहते हैं कि कांशीराम का अधूरा सपना बाबू सिंह कुशवाहा पूरा करेंगे। और इसीलिए हम हमेशा जातिगत जनगणना की बात करते हैं और जन अधिकार पार्टी का शुरू से लेके अब तक का जो नारा है वो हर मीटिंग में, हर चौपाल में, हर रैलियों में मोदी जी का ये नारा और हर पोस्टर बैनर पर आप पाएंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश के अंदर अगर जाति व्यवस्था है और हम सभी लोग टैक्स देते हैं तो अगर हमारी जनसंख्या 10% है, अगर 10% हम इस देश के विकास में सहयोग कर रहे हैं तो हर संसाधनों में 10% की हमको हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोग जो हमारे भाई भूले बच्चे हैं धर्म में, जाति में, मजहब में, उनको हम कैसे समझा के और हक हिस्सेदारी की तरफ लेके जाए। और अगर हम लोग समझाने में कामयाब नहीं होंगे तो हमारा मिशन इतना जल्दी पूरा होने वाला नहीं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक आंदोलन है। हम एक बार आज भी तमाम लोग सपा को भाई क्यों सपा को जिता दें, माइनॉरिटी में लोग भी तमाम लोग कहते हैं कि अरे ओवैसी की बात मत करिए, वो तो बीजेपी का मीटिंग है। और जब हम लोग सवाल कर देते हैं कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति है, आप अपना ग्राफ देख लीजिए, तो कोई जवाब नहीं आता। जबकि हम लोग आज के 200-250 साल पहले इतिहास में आप जाइए तो अगर इस देश के माइनॉरिटी, इस देश के मुसलमान भाइयों ने अगर बाबा साहब को सपोर्ट नहीं किया होता तो बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा पाते और वहां से हमको वोट का अधिकार लेके नहीं आ पाते। इस देश के अंदर जब किसी भी कौम की महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जब इस मिशन को महिलाओं को पढ़ाने का जब बीड़ा लेके आगे बढ़े तो उनको पिताजी को तथाकथित मनुवादी लोग कहे कि तुम्हारी बहू जो है ये बहुत गलत काम कर रही है, महिलाओं को पढ़ाने का काम कर रही है। तो उनके पिताजी ने उनको घर से निकाल दिया और तथाकथित हिंदू कहने वाला कोई भी व्यक्ति उनको सपोर्ट नहीं किया। जाके उस्मान शेख के घर में वो लोग रहे और इस देश की पहली अध्यापिका फातिमा जी हैं। उस्मान शेख ने कहा कि आप पहले मेरी बहन को ही पढ़ाओ और पढ़ाया गया। और फातिमा शेख ने भी शादी नहीं किया क्योंकि उनका कहना था कि मैं जिससे शादी करूंगी वो इस मिशन को आगे बढ़ाने देगा कि नहीं देगा। और पहला जो विद्यालय इस देश में महिलाओं के लिए खुला वो भी जमीन और मकान उस्मान शेख भाई का ही है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के तमाम समाज के जो हमारे युवा साथी हैं तमाम है वो इतिहास को जानना नहीं चाहते। हम लोगों को कहीं ना कहीं वो चीजें अपने यूथ को बताने की जरूरत है। हमारा युवा जब पुराना इतिहास जानेगा तभी सारी चीजें होगी, नहीं तो आज का यूथ जो है टीपू सुल्तान के बारे में तमाम सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं कुछ नहीं, इतनी महिलाओं को नंगा करके कटवा दिया। जबकि इस देश के अंदर तभी स्थिति ये थी कि महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़ा ढकने का कोई अधिकार नहीं था। एक नगेली ऐसे करके कुछ नाम था महिला जिन्होंने जब अपना स्तन ढका तो उसके स्तन को कर के रूप में ले लिया गया। और जब ये भगदड़ मची, जब टीपू सुल्तान तक ये बात पहुंची तो वो अपने सैनिकों को वहां भेजे और जो लोग महिलाओं को स्तन ढकने का विरोध कर रहे थे उन लोगों ने टीपू सुल्तान के शासनकाल में मारा गया। और मारने के बाद महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार मिला। तो टीपू सुल्तान के बारे में भी कहा जाता है इस देश के अंदर के उन्होंने इस देश में महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार दिया। लेकिन तथाकथित जो हमको आपको हिंदू और मुसलमान में बांट के रखना चाहते हैं वो सही चीज सामने नहीं लाते हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हम सही चीज जाने और अपने आने वाली पीढ़ी को सही चीज बताएं। रहेगी शासन सत्ता की बात, तो जो सारी चीजें हैं संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान को मानने वाले हैं, गंगा जमुनी तहजीब को हम लोग कायम करने वाले हैं। अगर ऐसी